दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज है, ये 20 नंबर सीरीज है और ये है जीके की सीरीज जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन है। और आज की जो जीके की सीरीज है ये जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज है। तो आज हम इस 20 क्वेश्चन में बात करेंगे कि जेएमआरसी में किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहे और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और आपके जेएमआरसी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.525%, यानी 0.25 अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो। और अगर आपका सही आंसर है तो सही आंसर का 1 नंबर मिलेगा। आपका एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपके इसमें 4 पोस्ट है और चारों पोस्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन की। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एसएसटी में या जीके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पोस्ट, सबसे पहले पोस्ट ए नंबर है स्टेशन मास्टर या ट्रेन ऑपरेटर, जिसमें जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पोस्ट जो जूनियर इंजीनियर की होगी उसमें आपके जीके के 10 क्वेश्चन होंगे और ट्रेड वाइज अलग अलग क्वेश्चन होंगे, वो हम आगे सिलेबस का वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें बात करेंगे। आगे कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के 20 क्वेश्चन होंगे जीके के और मेंटेनर के लिए इसमें 10 क्वेश्चन जीके के होंगे। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा जीके का क्वेश्चन फर्स्ट है, ये जेएमआरसी बेस्ड सीरीज है, लाइक जरूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट में चूरू का किला किस श्रेणी का दुर्ग है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो कौटिल्य थे उन्होंने दुर्गों को अलग अलग प्रकार से 9 श्रेणियों में बांटा था। और अब हम बात करते हैं कि चूरू का दुर्ग, चूरू का जो दुर्ग है वो किस श्रेणी का दुर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चूरू का दुर्ग धन्य श्रेणी में आता है। और यहाँ पे कभी कभार इसको धानवन भी कहा जाता है, धानवन श्रेणी का दुर्ग या धन्य श्रेणी। अब हम बात करेंगे कि इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने और 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और धानवनी दुर्ग होता है जिसके चारों ओर विशाल मरुस्थल होता है। जैसलमेर का किला भी, दुर्ग भी इस श्रेणी में आता है। और अब हम बात करते हैं वन दुर्ग। वन दुर्ग किस प्रकार के होते हैं, तो जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां, लताओं व नदी नालों से घिरा हुआ वन दुर्ग होता है। और रणथंभौर का दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे हमारे पास यहाँ पे ये है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग चारों ओर गहरी खाई होती है, चारों ओर विशाल बड़ी गहरी खाई होती है। और यह भरतपुर का दुर्ग इस श्रेणी में पारीख दुर्ग में आता है। जल दुर्ग, जल दुर्ग चारों ओर या 3 तरफ से जल से घिरे होते हैं। और इसका दूसरा जो जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहते हैं। और गांगरोड और बेंसरोडगढ़ का किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सालिम सिंह की हवेली, और राजस्थान की हवेलियाँ मोस्टली शेखावाटी की हवेलियाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन जो सालिम सिंह की हवेली है ये जैसलमेर में है और नथमल की हवेली भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है और इसका दूसरा नाम मोती महल या जहाज महल भी कहा जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कपिल मुनि का मेला कहाँ और कब लगता है। तो कपिल मुनि का मेला कोलायत, कहाँ की बात करें तो कोलायत बीकानेर में लगता है, बीकानेर के कोलायत तहसील में लगता है।
और अगर हम बात करें कब की, तो ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक मास पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। और कोलायत में कब हुए, कहाँ, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कोलायत में लगता है। और कपिल मुनि का जन्म पुष्कर अजमेर के निकट हुआ था। सांख्य दर्शन के जनक कपिल मुनि माने जाते हैं। और अब हम बात करें कपिल मुनि का मेला जो कोलायत बीकानेर में लगता है। लेकिन जो कपिल धारा का, अगर आपसे मुनि की बजाय कपिल धारा का मेला पूछ लिया जाए तो ये सहरिया क्षेत्र 12 में लगता है। कपिल धारा का जो मेला है सहरिया क्षेत्र 12 में लगता है। और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। चलते हैं, बात करते हैं, दोनों ही मेले कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। और अगले क्वेश्चन की, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऊंट महोत्सव का आयोजन, और ये बीकानेर में किया जाता है। और बीकानेर में अगर बात करें तो ये जनवरी माह में राजस्थान बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजित किया जाता है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में राजस्थान में खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जो मोस्टली फसल है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ, रबी और जायद। अब हम बात कर रहे हैं कि खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो खरीफ की कटाई, ये ऑप्शन ए अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। खरीफ की फसल की कटाई है वो अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। और उसकी बुआई की जाती है जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। अब आगे हमारे पास है अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर में रब्बी की फसल की बुआई की जाती है। रब्बी की फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में रब्बी की फसल को काटा जाता है। आगे हमारे पास, ये तो खरीफ और रब्बी की बात होगी। अब हम बात करेंगे जायद फसल। जायद एक जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरा चारा ये होती है। और ये होती है फरवरी मार्च में बोई जाती है और मई जून में इसको काट लिया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाड़ौती के पठार पर मिलने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो हम बात कर रहे हैं हाड़ौती के पठार की। और हाड़ौती के पठार पे जो मुख्य रूप से पाई जाती है यह है काली मिट्टी। ये काली मिट्टी है जिसमें लोहांश की अधिकता है, यानी लोहे के अंश अधिक मात्रा में पाए जाता है। और इस मिट्टी की जो हाड़ौती प्रमुख की फसल है वो कपास, गन्ना, सोयाबीन, धनिया, संतरा, अफीम आदि फसल प्रमुख है। और काली मिट्टी इन सभी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। तो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये ऑप्शन डी 2012 से लेकर के 17 तक था। 2012 से लेकर के 17 तक था। और कोई भी जो पंचवर्षीय योजना वो 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है, 31 मार्च तक। और वित्त वर्ष भी यही होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और यहाँ पे ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो पंचवर्षीय होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये 2012 से लेकर के 17 तक, ये 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुई थी और 31 मार्च 2017 को ये कंप्लीट हुई थी। अब आगे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो दे रखी है, ये दे रखी है 2007 से 2012 तक, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी।
1992 से 97 तक ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और 61 से 66, 1961 और 66 ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अब हम बात कर लेते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 12 से 17 तक। इसमें जो वार्षिक विकास दर का लक्ष्य था वो 9% रखा गया था, लेकिन फिर संशोधित करके इसको 8.2% कर दिया गया था, संशोधित करके इसको रखा था। और इसमें लिंगानुपात बढ़ाकर के 950 तक करने का लक्ष्य था और शिशु मृत्यु दर को 25% तक घटाने का प्रयास किया गया था और इसका लक्ष्य था। चलते हैं बात करते हैं, क्वेश्चन आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है कि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं पर स्थित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे कौन से जिले हैं, और ये जिले हैं ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी बाड़मेर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। गंगानगर और बाड़मेर दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भी लगते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा के भी लगते हैं। गंगानगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के और पंजाब अंतर्राज्यीय सीमा के लगता है, बाड़मेर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगता है और गुजरात अंतर्राज्यीय सीमा के लगता है। इसी के साथ में चल रहे हैं आगे की ओर, तो वीडियो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, महाभारत के काल में वर्तमान जोधपुर एवं बीकानेर जिले के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो हम बात कर रहे हैं महाभारत के काल के समय की, और महाभारत के काल में बीकानेर और जोधपुर के जिले के भूभाग को कहा जाता था ऑप्शन ए जंगल प्रदेश, और इसको कुरु जंगल या मद्री जंगल भी कहा जाता था। और आगे हमारे पास ये है मेवात प्रदेश। महाभारत के समय में मेवात प्रदेश वर्तमान राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी में दे रखा है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश विराटनगर की राजधानी थी, जहां पर पांडवों ने अपना 13वें वर्ष वाला अज्ञातवास काटा था। 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास था, वो मत्स्य नगर जिसकी राजधानी विराटनगर थी वहां पे बिताया था। और ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर ये राजस्थान का वर्तमान क्षेत्र है। आगे है हमारे पास भोमट का प्रदेश। ये डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही तथा उदयपुर जिले का पहाड़ी आच्छादित भाग ये भोमट प्रदेश कहलाता है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन 10 में राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान राज्य में स्थित सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो राजस्थान राज्य में सबसे ऊंचा स्थित पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है और इसकी अगर बात करें तो ये 1360 मीटर ऊंचाई पे स्थित है जहां पे। और अब हम बात कर रहे हैं आगे हमारे पास ऑप्शन बी में जो लसाड़िया का पठार दे रखा है, ये उदयपुर जिले में राजसमंद झील के किनारे लसाड़िया का पठार है। आगे भोराट का पठार। भोराट का पठार राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से उदयपुर जिले के गोगुंदा तक फैला हुआ भोराट का पठार है। और आगे हमारे पास है देशहरे का पठार। ये उदयपुर जिले में जरगा पहाड़ी से लेकर के रागा के मध्य फैला पठार है। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड कब तक लागू हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं वन
नेशन वन राशन कार्ड कब से लागू हो जाएंगे? ये लागू हो जाएंगे 30 जून 2020, 30 जून 2020 तक ये पूरे देश में लागू हो जाएंगे। और अब हम इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि इस व्यवस्था के तहत कोई लाभार्थी देश भर में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकता है या खरीद सकता है, और इससे जो डुप्लीकेट कार्ड बने हुए हैं जो वो भी समाप्त हो जाएंगे। चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12, और क्वेश्चन 12 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NEFT के जरिए 24/7 यानी 24/7 फंड ट्रांसफर की सुविधा कब से शुरू की? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और NEFT के माध्यम से 24/7, तो ये समय है दिसंबर 2019 से, दिसंबर 2019 से 24/7 NEFT के माध्यम से ट्रांसफ़र फंड की सुविधा है। और ये सुविधा ग्राहकों को दूसरे व चौथे शनिवार को छोड़ करके सभी दिवसों को मिलती थी, और ये मिलती थी सुबह 8 से शाम 7 बजे तक मिलती थी, लेकिन अब ये 24 घंटे 7 दिन कर दी गई है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में राजस्थान की कामधेनु किस नदी का दूसरा नाम है? तो यहाँ पे हम सीधा भी कह सकते हैं कि कामधेनु के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी जो कि कामधेनु के नाम से भी प्रसिद्ध है, और चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमणवती, और ये एक 12मासी नदी है। चंबल नदी 12मासी नदी है, और इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। 1050 किलोमीटर। ये 320 किलोमीटर तो MP में यानी मध्य प्रदेश में ये 320 किलोमीटर, और 322 किलोमीटर राजस्थान में, 157 किलोमीटर UP में, और 252 की अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर पे ये बहती है। और घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी इसे कहा जाता है। चंबल है वो घड़ियालों की प्रजनन स्थल है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान कहाँ पर है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो सबसे बड़ी खान वो शीशे की है, और ये है जावर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और उत्पादन के मामले में अगर बात करें तो राजस्थान भारत का प्रथम स्थान रखता है। शीशे के उत्पादन में राजस्थान भारत का प्रथम स्थान रखता है। आगे हमारे पास है देबारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। देबारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अवैध खनन को रोकने के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको बंद कर दिया गया है। और आगे है चंदौरिया चित्तौड़गढ़ सुपर जिंक सल्फेटर, ये ब्रिटेन की सहायता से एशिया की प्रथम खान। और चंदेरिया, इसी के साथ में आगे हमारे पास है कि अगर हम बात करें उत्पादन की क्षेत्र से, तो सवाई माधोपुर, जहाँ पे चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर उत्पादक क्षेत्र में ये। और देश की सबसे बड़ी चांदी की खान जावर उदयपुर में है। देश की चांदी की सबसे बड़ी खान अगर हम बात करें चांदी की, जो कि पूरे भारत लेवल पे बात करें, तो चांदी की खान जावर उदयपुर में है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन 15, सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान राज्य प्रथम सौर ऊर्जा। और अगर हम बात करें कि प्रथम नीति, तो ये 19 अप्रैल
2011 को प्रथम सौर ऊर्जा नीति घोषित की थी और दूसरी की थी 8 अक्टूबर 2014 को। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर जिले में है, नया गांव। और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा की फ्रिज की बात करें तो फ्रिज बालेसर जोधपुर में है, फ्रिज की बात करें तो बालेसर जोधपुर में। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, और ये ऑप्शन डी चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ का चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो अधिकांश भाग है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, अधिकांश भाग महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए आधुनिक निर्माता, अगर आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़ के किले का आधुनिक निर्माता कौन है, तब तो महाराणा कुंभा होगा, लेकिन निर्माण किसने करवाया तो चित्रांगद मौर्य ऑप्शन होगा। और चलते हैं बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि संत पीपा जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संत पीपा जी के जन्म की, और ये हुआ था 1425 ईस्वी को। संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी को हुआ था, और ये हुआ था चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। और संत पीपा जी का जन्म गांगरोण के राजा खींची चौहान कड़ावा राज के घर पे हुआ था। और जो कड़ावा राव थे उनका असली नाम प्रताप राव था, उनका वास्तविक नाम प्रताप राव था। और संत पीपा जी की माता का नाम लक्ष्मीवती था और गुरु रामानंद थे। चलते हैं इसी के बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 बेली किशन रुक्मणी री वचनिका, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ है। बेली किशन रुक्मणी री वचनिका की रचना किसने की? तो हम बात कर रहे हैं बेली किशन रुक्मणी री रचनिका, और ये की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। और पृथ्वीराज राठौड़ का उपनाम इसे पिथल भी कहा जाता है। और बेली किशन रुक्मणी री वचनिका ये ग्रंथ 5वां वेद माना जाता है। वेद पहले 4 थे, लेकिन ये 5वां वेद उप नाम है इसका, 5वां वेद। और 19वां पुराण, पहले पुराणों की संख्या 18 थी, लेकिन इसको भी पुराण उप नाम दिया गया है, और 19वां पुराण भी कहा जाता है। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो अब हम बात कर रहे हैं पोथी खाना, ये है जयपुर राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है पोथी खाना। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर। क्वेश्चन 20 में उमेद शाही, अमर शाही, विजय शाही और शहनाज शाही, ये सब क्या है? तो उमेद शाही, उमर शाही, विजय शाही और शहनाज शाही, ये सभी क्या है? तो ये सभी राजस्थान की पगड़ियों की शैली है। ये राजस्थान की अलग अलग राजाओं ने जो अपनी पगड़ी का अलग अलग बांधने का जो तरीका था, तो ये राजस्थान में पगड़ियों की शैलियाँ हैं। राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ जो अलग अलग राजा, जो उमेद राजा, अमर सिंह, शहनाज और विजय सिंह, ये सारे राजा अपने अपने तरीके से इनको पगड़ियों को बांधते थे। तो ये पगड़ियों की शैलियाँ हैं। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।